अब हम डिस्कस करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। देखिए समझते क्या मतलब है। एज अ क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, एग्जाम्पल बताओ, साथ में ये बताओ कि कौन से वो इसेंशियल कंडीशन होता है आइसोथर्मल प्रोसेस को अंजाम देने के लिए। यानी कि अगर आपको आइसोथर्मल प्रोसेस कराना है तो कौन सी कंडीशन का सामना करना पड़ेगा। साथ में आपको इक्वेशन भी लिख के दिखाना है आइसोथर्मल का, राइट। चलो समझते हैं इस बात को। आइए फॉर्मल डेफिनेशन रीड कर ले एक बार, और आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि ये जो डेफिनेशंस है मेक श्योर आप इसको नोटबुक में जरूर लिख ले, आपको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। रीड करते हैं। एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज वन इन विच द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंजेस बट टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। और मैंने आपको सारे प्रोसेस जब समझाया था तो बताया था कि आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। यानी कि कैसा प्रोसेस जहां पे आपने टेम्परेचर को डेफिनेटली कांस्टेंट रखना है, फिक्स रखना है, और बाकी जो थर्मोडायनेमिक के वेरिएबल है आप उनको चेंज कर सकते हो। तो तीन ही तो हमारे पास मेजर वेरिएबल्स होते हैं अगर मैं इंटरनल एनर्जी को हटा दूं, यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर को रखा है कांस्टेंट तो आपको क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो एक ऐसा प्रोसेस जहां पे प्रेशर और वॉल्यूम को तो आप बदल सकते हो, बिल्कुल बदलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेम्परेचर को आप रखो कांस्टेंट। तो इसको हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। समझते हैं इसको प्रैक्टिकली। जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है, एक आइडल गैस कंसीडर करो, इस सिलेंडर के अंदर इनक्लोज होगा और इसके ऊपर आपके पास पिस्टन है, ठीक है, और इस सिलेंडर के यहाँ आसपास में कंडक्टिंग वॉल है। ध्यान देना, ये कंडक्टिंग वॉल है, ये आइडियाबैटिक नहीं है कि इस वॉल से कुछ ट्रांसफर नहीं हो सकता, कुछ भी ट्रांसफर करा लो ईजिली हो जाएगा, राइट। इफ गैस इज स्लोली कंप्रेस्ड द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू दी वर्क डन। अब धीरे धीरे आप इसको कंप्रेस करने की कोशिश करो। तो जब आप किसी चीज़ को कंप्रेस करते हो तो होता क्या है, हीट जो है वो इंक्रीज कर जाती है। आप सोचो ना, यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, मैं आपके लिए बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे सारे पार्टिकल्स होंगे। अब इन पार्टिकल्स के ऊपर सडनली ये जो आपने पिस्टन है वो प्रेस कर दिया तो इनकी जो हीट है ना वो इंक्रीज कर जाएगी। क्यों इंक्रीज कर जाएगी भाई? फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, मोशन बढ़ जाएगा, बहुत सारे कॉज होते हैं। आप बस ये समझ लो कि जब आप किसी चीज़ को पोटेंशियली क्लोज कर देते हो, तो जब आप पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते हो तो हीट एनर्जी अल्टीमेटली इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे हीट इंक्रीज कर गया। अब जो ये क्योंकि वर्क हुआ है वैसे भी, तो वर्क होने की वजह से इसमें हीट इंक्रीज हो गया। अब होगा क्या, वर्क डन ऑन द गैस इज ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग सो दैट टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन कांस्टेंट। पर फिर आपने जो वर्क किया है इस गैस के ऊपर, इसके कारण जो भी हीट जनरेट हुआ है वो किसको ट्रांसफर हो जाता है, सराउंडिंग को। इसीलिए हमने इस प्रोसेस को बहुत धीरे धीरे किया है, इस गैस को बहुत धीरे धीरे कंप्रेस किया है ताकि टाइम मिले इसको सराउंडिंग में ट्रांसफर होने के लिए। और जब इस सराउंडिंग को टेम्परेचर ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब समझो इस बात को, पहले इसका टेम्परेचर था लेट से 20 डिग्री सेल्सियस, कंप्रेस करने की वजह से टेम्परेचर हो गया 22 डिग्री सेल्सियस, वापस से वॉल में से 2 डिग्री निकल गया, तो जैसा पहले टेम्परेचर था और अब भी वैसा ही हो गया, यानी पहले भी 20, अब 22 - 2 तो ये भी बच गया 20, राइट। सिमिलरली व्हेन गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड स्लोली, धीरे धीरे अगर गैस को आप एक्सपैंड करोगे, लेट सपोज यहाँ से आप हीट प्रोवाइड करा रहे हो नीचे से, ठीक है, इसके कारण जो गैस है धीरे धीरे एक्सपैंड करेगा तो पिस्टन जो है ऊपर की ओर जाएगा, राइट। इट्स टेम्परेचर टेंड्स टू फॉल बट सम हीट फ्रॉम द सराउंडिंग इज कंडक्टेड टू द गैस। होगा ये कि भाई जब ये ऊपर की ओर जाएगा ना तो इसका टेम्परेचर फॉल करेगा, जो भी टेम्परेचर था यानी जो हीट एनर्जी थी वो अब कहाँ इस्तेमाल हो रही है, इसको ऊपर की ओर मूव कराने में। तो मान लो पहले टेम्परेचर था लेट से 22 डिग्री, कुछ टेम्परेचर का इस्तेमाल आपने वर्क करने में कर लिया, तो वैसे तो कम हो जाना चाहिए टेम्परेचर, मगर क्योंकि ये जो वॉल है आपका, ये वॉल है ऐसा है, ये कंडक्टिंग वॉल है, तो ये वॉल अलाउ करेगा, अगर बाहर से कोई टेम्परेचर आना चाहे तो अलाउ करेगा। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि ये बाहर से क्यों आ जाएगा टेम्परेचर सडनली, है ना, ऐसा क्या हुआ कि बाहर से टेम्परेचर आ गया? तो देखो, बाहर से टेम्परेचर इसलिए आएगा कि अब जो ये सिस्टम है ये सराउंडिंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, और हीट का फ्लो कहाँ होता है, हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो फिलहाल सराउंडिंग जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे और सिस्टम कम टेम्परेचर पे है। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने अपनी जो टेम्परेचर है उसका इस्तेमाल करके वर्क कर लिया यहाँ पे, तो बाहर से टेम्परेचर इजीली सिस्टम के अंदर आ सकता है। ये बात समझ गए? चलो, तो अगर बाहर से टेम्परेचर आ गया तो फिर सिस्टम वापस से कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि 20 डिग्री पहले था इसके पास, मान लो 22 था, चलो 22 डिग्री पहले था, 2 का इस्तेमाल कर रहा है वर्क करने में, अब हो गया 20, अब 20 हो गया और बाहर से सराउंडिंग से वापस से 2 मिल जाता है तो वापस 22 हो गया, यानी कि ये चीज़ कांस्टेंट हो गया। तो देखा, आइसोथर्मल में आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होता है, और चाहे आप कंप्रेशन करो चाहे एक्सपेंशन, हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लिया, राइट। चलो ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से इसेंशियल कंडीशन होते हैं जिसकी वजह से आइसोथर्मल जो है वो टेक प्लेस करता है। तो सबसे पहला जो कंडीशन है सुपर इंपॉर्टेंट है कि वॉल जो है कंटेनर का वो परफेक्टली कंडक्टिंग होना चाहिए, ठीक है। ये जो वॉल दिख रहा है आपको, ये कंडक्टिंग होना चाहिए। अगर ये कंडक्टिंग नहीं होगा तो फिर जो भी टेम्परेचर का चेंज होगा ना वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, यानी कि पहले वाले केस में जब आप कंप्रेस कर रहे थे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर आप एक्सपैंड करा रहे थे तो टेम्परेचर घट जाएगा। मगर वॉल कंडक्टिंग होगा तो उससे फ्री एक्सचेंज जो है वो हीट का कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, सराउंडिंग टू सिस्टम हो सकता है या सिस्टम टू सराउंडिंग हो सकता है।
नेक्स्ट है कि जो प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन शुड बी वेरी स्लो। आपको अल्ट्रा फास्ट नहीं करना कि एकदम से आपने उसको कंप्रेस कर दिया। अगर आप एकदम से कंप्रेस या एकदम से एक्सपैंड करोगे तो पता है वो क्या होगा, वो एडियाबैटिक वाला रोल प्ले करेगा, यानी कि उसको टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर आप एकदम से कंप्रेस करोगे तो इस हीट को बाहर निकलने का टाइम नहीं मिलेगा, सिस्टम का हीट जो जनरेट हो जाएगा वो सिस्टम में ही रहेगा। तो ये जो मैंने वर्ड यूज़ किया एडियाबैटिक, एडियाबैटिक भी ऐसा ही बिहेव करता है। और अगर एक्सपेंशन की बात करेंगे तो एक्सपेंशन के केस में भी सडनली एक्सपैंड करोगे तो उसको टाइम नहीं मिलेगा सराउंडिंग से हीट ले ले। समझ गए यहाँ तक? ओके, दो कंडीशंस थी। अब एक क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में बोला हुआ था कि भाई आइसोथर्मल का इक्वेशन बताओ, तो आपने इसमें पुट क्या किया है, आपने इस कंटेनर में रखा है आइडल गैस। आइडल गैस इक्वेशन सभी बच्चों को पता होगा, एक बार जोर से बोलेंगे मेरे साथ, PV इज इक्वल्स टू nRT, राइट? तो ये PV इज इक्वल्स टू nRT आइडल गैस इक्वेशन है। अब यहाँ पे मान लो कि जो भी मास है ना, मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो भी आपको समझना है वो यार आप यहाँ पे फिक्स कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो यार PV इज इक्वल्स टू nRT जो है वहाँ पे मान लो मैं 1 ले लेता हूँ, लेट सपोज यूनिट मास पे मैं यहाँ पे वर्क करने की कोशिश करता हूँ, तो n की वैल्यू 1 होगी तो PV इज इक्वल्स टू RT हो गया। टेम्परेचर आपने अल्टीमेटली वैसे ही कांस्टेंट रखा हुआ है, फिक्स रखा हुआ है। रेट जो है R जो है वो वैसे ही कांस्टेंट होता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये सारी तीनों चीज़ कांस्टेंट हो गई, ध्यान से देखो nRT ये तीनों कांस्टेंट हो गया, तो PV बराबर क्या आ जाएगा, PV बराबर आ जाएगा कांस्टेंट, राइट? और यही कांस्टेंट जो है ये इक्वेशन होता है किसका, ये इक्वेशन होता है आइसोथर्मल प्रोसेस का। अच्छा, एक चीज नोटिस करो, क्या नोटिस करो, आपको ये पता है कि PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट जो है वो बॉयल्स लॉ के अंदर भी हमें सिखाया जाता है। तो एक तरीके से आइसोथर्मल एक्सपेंशन का जो इक्वेशन आता है, एक्सपेंशन या कंप्रेशन दोनों का जो भी एक्सप्रेशन आता है, जो आपके सामने ये रहा, वो बॉयल्स लॉ से मैच करता है। घुमा फिरा के बात यहाँ पे बॉयल्स लॉ की हो गई है। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। कॉमेंट बॉक्स में सारे बच्चे बॉयल्स लॉ को डिफाइन जरा करेंगे और फिर आप अपने उस आंसर को टैली करना आइसोथर्मल के साथ, राइट? चलिए अभी फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।